गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में। बच्चों, हम जो लास्ट क्लासेज हमारी चल रही थी उसमें हम चर्चा कर रहे थे, भारत के अफवाह तंत्र की हम चर्चा कर रहे थे। और भारत के अफवाह तंत्र के अंदर हमने मुख्य रूप से अलग अलग आधारों पर भारत का जो अफवाह तंत्र जिसको विभाजित किया गया उनकी हमने चर्चा की थी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मुख्य रूप से भारत के अफवाह तंत्र की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसमें भारत में जो अफवाह तंत्र मिलता है उसकी प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर भारत के जो अफवाह तंत्र को विभाजित किया गया है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, प्रकृति, स्थिति और विशेषताओं के आधार भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। और दो भाग कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे उत्तरी या हिमालय अफवाह तंत्र के रूप में, और जो दूसरा विभाजन है बच्चों वो आता है मुख्य रूप से दक्षिणी या प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के रूप में। दक्षिणी या प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तो उद्गम की प्रकृति, स्थिति और विशेषताओं को यदि हम ध्यान रखें तो इन तीनों चीजों के आधार पर हमारे भारत के अफवाह तंत्र को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला उत्तरी या हिमालय अफवाह तंत्र, और जो दूसरा अफवाह तंत्र आता है बच्चों वो आता है दक्षिणी या प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं उत्तरी या हिमालय अफवाह तंत्र की। उत्तरी या हिमालय अफवाह तंत्र का मतलब होता है भारत के उत्तरी भाग में जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, उस हिमालय पर्वतीय प्रदेश से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों को इस हिमालय अफवाह तंत्र के रूप में शामिल किया जाता है। हम एक एक की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हिमालय अफवाह तंत्र के ऊपर। देखिए, हिमालय अफवाह तंत्र को यदि हम इस मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये भारत का उत्तरी भाग है और भारत के इस उत्तरी भाग के अंदर यहाँ पूरा हिमालय पर्वत आपको देखने को मिलता है। हमने पहले भी जब हम भारत के भूआकृतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि भारत की उत्तरी सीमा पर महान हिमालय या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के रूप में हिमालय पर्वतीय प्रदेश देखने को मिलता है। अब ये जो हिमालय अफवाह तंत्र है, इस हिमालय अफवाह तंत्र में नदियों का जो उद्गम होता है वो इसी हिमालय पर्वतीय प्रदेश से होता है। और इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश से निकलने के कारण नदियों को जो पानी की प्राप्ति होती है वो भी मुख्य रूप से दो स्रोतों से होती है। या तो नदियाँ वर्षा से प्राप्त जो जल है उसके माध्यम से बहती हैं, और ग्रीष्म काल के दौरान जब शुष्क काल आता है तो नदियाँ जो हिम होती है, क्योंकि हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है एक ऊंचा पर्वतीय भाग है और ऊंचा पर्वतीय भाग होने के कारण ग्रीष्म काल में यहाँ पे जो बर्फ जमी हुई रहती है चोटियों के ऊपर वो पिघलने लग जाती है। तो हिम के पिघलने से यहाँ पे फिर एक पानी की प्राप्ति होती है। तो इस उत्तरी पर्वतीय भाग में बहने वाली नदियाँ वर्षा ऋतु के दौरान तो वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं, लेकिन ग्रीष्म काल के दौरान भी हिम के पिघलने से पानी की प्राप्ति करती रहती हैं। इसी कारण हिमालय अफवाह तंत्र की नदियां 12 मासी होती हैं, यानी कि 12 महीने बहने वाली होती, वर्ष भर बहती रहती हैं। हिमालय अफवाह तंत्र की नदियां वर्ष भर बहती रहती हैं।
और ये जो हिमालय अपवा तंत्र है बच्चों, इसमें हम चर्चा करेंगे उत्तर भारत की नदियों को शामिल किया जाता है। उत्तरी भारतीय जो जल अपवा तंत्र है उसको पूरा का पूरा किसमें शामिल किया गया है, हिमालय अपवा तंत्र के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि एक ऊंचा भूभाग है और यहाँ पे जो मैदानी भाग आता है वो कैसा है, नीचा भूभाग है। तो नदियाँ जो हैं इस ऊंचे वाले भाग से कहाँ की ओर आती है, नीचे भाग की ओर आती है। तो ऊंचाई से नीचाई की ओर आने के कारण, या फिर हम ऐसा कहें बच्चों कि यहाँ पे जो ढाल की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, तो ढाल के अधिक होने के कारण नदियाँ ऊंचाई से नीचाई की ओर बहने लगती हैं। ऐसी स्थिति के कारण नदियों का जो पानी होता है वो तीव्र गति से बहता है, तेज गति से बहता है। और नदियाँ जब तीव्र गति से मैदानी भाग की ओर बहती हुई आती हैं तो ऐसी स्थिति में इस हिमालय अपवा तंत्र की नदियों के द्वारा अपर्दन की प्रक्रिया की जाती है। अपने साथ साथ में पानी की जो धाराएं होती हैं तेज गति से बहती हुई आती हैं, तो पहाड़ों को काट कर अपने साथ में लाती, चट्टानों को काट कर लाती, बहुत सारी चीजें अपर्दित करके लाती। तो अपर्दन की प्रक्रिया के कारण इस उत्तरी हिमालय अपवा तंत्र की नदियों के द्वारा गॉर्ज का निर्माण होता है। गॉर्ज के साथ साथ में यहाँ हमें कैनियन की स्थिति भी देखने को मिलती है और कैनियन के साथ साथ में वी आकार की घाटियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा हिमालय जो अपवा तंत्र है उसकी नदियों के द्वारा जो अपर्दन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है उसके द्वारा गॉर्ज, कैनियन और वी आकार की घाटियों का विशेष रूप से क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन जैसे ही ये नदियाँ इस उत्तरी भाग से इस मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, मैदानी भाग में प्रवेश करने के साथ ही इनके द्वारा काट कर लाया गया, अपर्दित करके लाया गया जो मलबा होता है वो इस मैदानी भाग में जमना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में निक्षेपण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यदि हम देखें तो जलोढ़ के मैदानों का निर्माण होता है, जलोढ़ मैदान बनते हैं। जलोढ़ के मैदानों के साथ साथ में यहाँ पे हम देखेंगे नदी विसर्पों का निर्माण होता है, नदी विसर्प बनते हैं। नदी विसर्प के साथ साथ आप देखेंगे डेल्टा बनते हैं, डेल्टा के साथ साथ में आप देखेंगे गोकुल झील बनती हैं। ये सारी ऐसी स्थलाकृतियां हैं बच्चों जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के अपर्दन के द्वारा बनती हैं और यहाँ पे नदियों के निक्षेपण के द्वारा बनती है। तो हिमालय पर्वतीय भाग नदियों का जो स्वरूप देखने को मिलता है, हमें बहुत सारी स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं और उसके पीछे यही कारण है कि अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा कटी हुई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा जमी हुई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। एक और चीज है बच्चों, देखो इस हिमालय क्षेत्र से जितनी भी नदियां निकलती हैं उनका रास्ता कभी भी स्थायी नहीं होता है। स्थायी क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर साल उसमें वर्षांत की मात्रा अलग अलग होती है, वर्षा की मात्रा अलग अलग होती है और वर्षा की मात्रा अलग अलग होने के कारण उसमें पानी की कमी या अधिकता होती रहती है। ऐसी स्थिति के कारण हिमालय क्षेत्र की नदियों के द्वारा प्रति वर्ष अपना मार्ग बदल दिया जाता है, अपना रास्ता बदल लिया जाता है। और ऐसी एक नदी का यदि हम उदाहरण देखें तो आप यहाँ देखेंगे बिहार के अंदर एक नदी आती, कोसी नदी। ये जो कोसी नदी है अपने मार्ग परिवर्तन के लिए ही जानी जाती है, अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है और बार बार रास्ता बदलने के कारण ही इन क्षेत्रों में अक्सर क्या आती रहती है, बाढ़ आती रहती है। चाहे गंगा नदी की चर्चा करें या फिर हम ब्रह्मपुत्र नदी की चर्चा करें या कोसी नदी की चर्चा करें, ये सारी ऐसी नदियां हैं जिनका प्रवाहन जो मार्ग होता है, अपवाहन जो मार्ग होता है प्रतिवर्ष बदलता रहता है और प्रतिवर्ष अपवाहन मार्ग के बदलते रहने के कारण ही नदियों के द्वारा भयंकर जन धन की हानि की जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चर्चा हम कर रहे थे वो मुख्य रूप से किसकी चर्चा कर रहे थे, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों की चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार से नदियां निकलती हैं। अब ये जो उत्तरी हिमालय तंत्र है ये एक नवीन नदियों का तंत्र है। देखिए भारत के दक्षिणी भाग में प्रायद्वीप जो पठार देखने को मिलता है वो प्राचीन कालीन भूखंड है, लेकिन उसकी तुलना में हिमालय पर्वतीय जो भाग है एक नवीन भूखंड है, नया भूभाग। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो भी नवीन नदियों के रूप में है, नवीन नदियों के कारण इनका मार्ग परिवर्तन होता रहता है। अब हम चर्चा करते हैं कि हिमालय क्षेत्र में जो ये अपवा तंत्र विकसित हुआ है ये कैसे विकसित हुआ है। तो हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा बच्चों वो ये रहेगा कि हिमालय अपवा तंत्र का विकास किस प्रकार से हुआ है।
अब हमने चर्चा की कि ये जो हिमालय पर्वतीय भाग था, हिमालय पर्वतीय भाग में बहुत सारी नदियों का उद्गम हो गया और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ हैं जो निकलकर दक्षिण की ओर आ रही हैं या पश्चिम की ओर जा रही हैं। अब देखिए, ये हिमालय अपवा तंत्र के निर्माण की जो प्रक्रिया है बच्चों, उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि मायोसीन कल्प के अंदर ये हिमालय अपवा तंत्र जो था वो विकसित हुआ था। मायोसीन कल्प। अब ये मायोसीन कल्प क्या होता है, देखो भूवैज्ञानिक समय सारणी के आधार पर अलग अलग कल्प माने गए हैं। तो मायोसीन कल्प है, फिर हम देखेंगे प्लेस्टोसीन कल्प है। तो ये कल्प है, समय की एक अवधि है और समय की अवधि कब से कब तक मानी गई थी। मायोसीन कल्प का जो समय था 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 50 लाख वर्ष पूर्व तक इसका समय माना गया है। तो इस समय अवधि के दौरान किसका निर्माण हुआ था, हिमालय अपवा तंत्र का विकास हुआ था। अब ऐसी अवधि में क्या था, देखो पूरा का पूरा ये जो पूरी आज हम नदियां हमको देखने को मिलती है, सिंधु है, सतलज है, रावी, झेलम, चिनाब, व्यास, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी नदियां हमको देखने को मिल रही है ये बाद में बनी है। इससे पहले पूरा का पूरा ये नदी थी, एक ही नदी थी और ये नदी जो थी इस स्वरूप में फैली हुई थी। ऐसी कंडीशन में हमें देखने को मिलती, ऐसी कंडीशन में ये नदी फैली हुई थी। ध्यान दीजिए, ऐसी कंडीशन में ये नदी फैली हुई थी प्राचीन काल में मायोसीन कल्प के अंदर। और उस नदी को जो नाम दिया गया था वो इंडो ब्रह्मा नदी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम जाना जाता था, इंडो ब्रह्मा नदी के नाम से जाना जाता था, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं शिवालिक नदी के रूप में से जाना जाता। तो मायोसीन कल्प के दौरान पूरा का पूरा एक अपवा तंत्र का जो स्वरूप फैला हुआ था वो पूर्वी भाग से लेकर कहाँ की ओर फैला हुआ था, पश्चिमी भाग की ओर फैला हुआ था। और पूर्व से पश्चिम की ओर फैले उस पूरे भाग को इंडो ब्रह्मा नदी के नाम से, या फिर हम ऐसा कहें कि शिवालिक नदी के नाम से जाना जाता था। और ये नदी पूरी की पूरी हिमालय पर्वत के सहारे फैली हुई थी। कैसे फैली, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पर्वत आ गया, हिमालय पर्वत आ गया। तो हिमालय पर्वत के सहारे ये नदी हमें पहले देखने को मिलती थी, पहले ये नदी यहाँ फैली हुई थी। तो इसको क्या कहा गया था, इंडो ब्रह्मा या शिवालिक नदी के रूप में परिभाषित किया गया था। और इसका विस्तार यहाँ पे पूर्व में असम से लेकर और पश्चिम में पंजाब तक था। कहाँ तक था, पंजाब। तो असम से लेकर पंजाब तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता था। और आगे जाके ये नदी यहाँ पूर्व से बहती हुई पश्चिम की ओर पंजाब में आकर, पंजाब में यहाँ जो हम देखें दक्षिणी भाग में आकर नदी गिर जाती थी, अरब सागर की ओर चली जाती थी। तो ये पूरे का पूरा जो पार्टीशन था इंडो ब्रह्मा नदी के रूप में, शिवालिक नदी के रूप में प्राचीन काल में जाना जाता था। अब कालांतर में क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा माना जाता है कि इस नदी का विभाजन होने लग गया। ये जो नदी थी इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया। और विभाजन की जो प्रक्रिया बच्चों, उसके परिणाम स्वरूप ये नदी 3 भाग में बट गई। जो इंडो ब्रह्मा नदी है वो कितने भागों में विभाजित होगी, 3 भागों में विभाजित होगी। अब इसके विभाजन का प्रमुख कारण क्या था, तो विभाजन की जो प्रक्रिया है उसके लिए हम ऐसा मान के चले कि जो इसका जो विभाजन हुआ था, पहली चीज तो ये कि कौन से काल में हुआ था, तो प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। प्लीस्टोसीन ये कल्प जो है, इस कल्प के दौरान इस इंडो ब्रह्मा नदी का क्या हो गया, विभाजन हो गया। और इंडो ब्रह्मा नदी का जब विभाजन हुआ तो ये 3 भागों में बट गई। एक जो पार्टीशन था वो तो इसके रूप में आया, पहला वाला पार्टीशन, ठीक है। दूसरा जो पार्टीशन आया इसके रूप में आया, और तीसरा जो पार्टीशन आया वो इस रूप में आया। तो इंडो ब्रह्मा नदी जो थी प्लीस्टोसीन काल के अंदर 3 भागों में बट गई। ये जो भाग था इसको क्या कहा गया, पश्चिमी भाग कहा गया। क्या कहा गया, पश्चिमी भाग। ये जो भाग था इसको मध्यवर्ती भाग कहा गया। और अंत में हम देखेंगे ये जो भाग था इसको इंडो ब्रह्मा नदी का पूर्वी भाग कहा गया। तो पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी 3 भागों में इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया। अब इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए यदि हम देखें तो हिमालय का जो पश्चिमी भाग था, ये वाला जो भाग था हिमालय का पश्चिमी भाग, तो यहाँ पे क्या, पोटवार बेसिन, क्या मिल गया, पोटवार बेसिन। तो हिमालय के पश्चिमी भाग या पोटवार बेसिन, यहाँ पे जो दिल्ली कटक मिलता है इसमें क्या हुआ, उत्थान की प्रक्रिया, ये भूभाग धीरे धीरे कहाँ की ओर उठे, ऊपर की ओर उठे। तो जब ये भाग ऊपर की ओर उठा तो बीच में ये ऊंचा भूभाग बन गया, और इसके कारण ये वाला भाग इधर की ओर रह गया और ये वाला भाग इधर की ओर रह गया। तो ये इधर वाला जो भाग था वो क्या कहलाया, पश्चिमी भाग कहलाया,
और पश्चिमी भाग को क्या कहा गया फिर कालांतर में जाके सिंधु नदी तंत्र के रूप में। किसके रूप में? सिंधु नदी तंत्र के रूप में। सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां पाई जाती है, सिंधु है, सतलज है, रावी है, झेलम है, चिनाब है और व्यास, ये सारी की सारी नदियां किस में आ गई? इंडो ब्रह्मा नदी का जो पश्चिमी भाग था उसके रूप में सिंधु नदी तंत्र के रूप में शामिल कर दी गई। अब पोटवार बेसिन और दिल्ली कटक के जो पूर्व का भाग था उसको मध्यवर्ती क्रम कहा गया, और इस मध्यवर्ती क्रम में किसको शामिल किया गया? भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी, उन सबको किसमें शामिल कर दिया गया? इसमें शामिल कर दिया गया। जो इंडो ब्रह्मा नदी का जो पूर्वी भाग था उसका निर्माण कैसे हुआ? राजमहल की पहाड़ी और मेघालय के पठार के बीच में किसका निर्माण हो चुका था? मालदा गैप का निर्माण हो चुका था, मालदा भ्रंश का निर्माण हो चुका था। और कालांतर में क्या हुआ? मालदा भ्रंश का अधोक्षेपण हो गया, यानी नीचे की ओर धंस गया। तो मालदा भ्रंश जब नीचे की ओर धंसा तो ये जो इन ब्रह्मपुत्र नदी थी और गंगा नदी तंत्र जो था, इनका ढाल पहले तो कहाँ की ओर था? इस वाले भाग की ओर था, लेकिन कालांतर में जब ढाल यहाँ की ओर बन गया, जब यहाँ भ्रंश बन गया, तो ये नदियां जो पहले पश्चिम की ओर बह रही थी वो वापस कहाँ की ओर आने लगी? दक्षिण पूर्व की ओर आने लगी। और इस प्रकार से ये जो पूर्वी भाग था ये भी दो भागों में बट गया, एक मध्यवर्ती भाग जिसे आज हम गंगा नदी तंत्र के नाम से जानते हैं, और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी का भाग जिसे हम पूर्वी नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से प्राचीन कालिक जो शिवालिक या इंडो ब्रह्मा नदी थी उसका विभाजन 3 भागों में हो गया, पश्चिमी नदी तंत्र या सिंधु नदी तंत्र के रूप में, मध्यवर्ती नदी तंत्र या गंगा नदी तंत्र के रूप में, और अंततः पूर्वी जो भाग बचा हुआ था मालदा भ्रंश का जो पूर्व की ओर भाग फैला हुआ था शिवालिक का या इंडो ब्रह्मा नदी का, वो पूर्वी नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के रूप में हमारे सामने आया। तो इस प्रकार से हिमालय के विकास की जो प्रक्रिया थी, हिमालय के जो अपवाह तंत्र के विकास की जो प्रक्रिया थी उसका विकास हुआ, और हिमालय अपवाह तंत्र का जो वर्तमान स्वरूप है वो उभर कर हमारे सामने आया। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में चर्चा की हिमालय अपवाह तंत्र क्या होता है, कैसे कौन कौन सी नदियां इसमें पाई जाती हैं, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, इस पे कौन कौन सी शिलाकृतियों का निर्माण हमें देखने को मिलता है, अपरदनात्मक कौन सी रही और निक्षेपणात्मक कौन सी रही। तो आज का ये जो हमारा वीडियो था यही समाप्त होता है। धन्यवाद।